हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है डीएनए। डीएनए बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगा और डीएनए जो है आपके सिलेबस से भी रिलेटेड है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के हिसाब से भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और डीएनए बेस है। आगे जितने भी मॉलिक्यूलर एक्सरसाइज पढ़ोगे आप वो डीएनए पर ही बेस होंगी, तो आपको डीएनए बहुत अच्छे से पढ़ना है। तो बात करते हैं हम डीएनए की। डीएनए सबसे पहले जो हम इस टॉपिक में पूरे जो अपने वीडियो है उसके अंदर देखेंगे, मैं क्या क्या चीज कवर करने वाला हूँ। डीएनए की है हिस्ट्री, ठीक है। दूसरा है इसका वॉटसन एंड क्रिक मॉडल। और फिर तीसरा है टाइप्स ऑफ डीएनए। सबसे पहली बात करते हैं हिस्ट्री की। देखिए डीएनए का इंट्रोडक्शन, इससे पहले एक इंट्रोडक्शन भी मैं दे देता हूं आपको। हिस्ट्री से पहले इंट्रोडक्शन। देखिए डीएनए होता क्या है, डीएनए है क्या। हमने जब कोशिका के बारे में पढ़ा था, सेल के बारे में पढ़ते आ रहे हैं और सेल के अंदर न्यूक्लियस पढ़ा, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स पढ़े थे। क्रोमोसोम्स जो थे वो डीएनए की ही पैकेजिंग थे। कहने का मतलब ये है कि डीएनए जो है एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। और उसकी यदि हमने गट्टक बना दी, ठीक है, तो रैपिंग कर दी, कहने का मतलब ये है। तो क्या हो गया, वो क्रोमोसोम्स हो गए, उनकी पैकेजिंग हो गई, वो क्रोमोसोम्स हो गए। तो डीएनए है क्या, डीएनए का मतलब है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, ये इसका पूरा नाम है। इसके नाम में ही इसकी संरचना लगभग छुपी हुई है। डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, पहली बात तो पीछे से हम लेते हैं कि ये जो है न्यूक्लिक एसिड है, यानी कि न्यूक्लियस में पाए जाने वाला सब्सटेंस है, ठीक है, एसिडिक सब्सटेंस है। दूसरा, इसके अंदर राइबोज जो है शुगर पाई जाएगी। राइबोज जो शुगर है वो किस तरह की शुगर है, पेंटोज शुगर है ये, यानी कि 5 कार्बन से मिलकर बनी हुई शुगर है। फिर बात आते हैं डीऑक्सी, यानी कि ऐसी शुगर है जिसमें कि ऑक्सीजन की कमी है। और ये ऑक्सीजन की कमी कहां पर है, ये यदि इसका पूरा नाम पढ़ेंगे तो 2' डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। 2' यानी कि दूसरे कार्बन पर इसमें ऑक्सीजन की कमी होती है। यदि पेंटोज शर्करा की बात करते हैं हम, तो पेंटोज शुगर इस तरह की होती है, ठीक है। ये जो होता है पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, यहां पर चौथा कार्बन और यहां पर 5वां कार्बन होता है, ठीक है। तो हम कह रहे हैं कि 2 डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक, मतलब 2' यानी कि दूसरे कार्बन पर ऑक्सीजन की कमी होता। यहाँ पर OH है ग्रुप है, यहाँ पर OH ग्रुप है, यहाँ पर OH ग्रुप है और यहाँ पर H ग्रुप है, ठीक है। ये होता है CHOH इस तरह से। तो ये जो दूसरे कार्बन पर ये वाला जो ऑक्सीजन है ये नहीं पाया जाता, तो इसकी जगह क्या होगा, यहाँ पर ये सिर्फ H ही होता है, ठीक है। तो ये तो है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक में, मतलब डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड डीएनए के अंदर है। यदि हम आरएनए की बात करते हैं तो आरएनए में क्या मिलेगा, यहाँ पर वो कंप्लीट राइबोज शुगर मिलेगी। तो सिंपल सा, यदि आपसे कभी पूछा जाता है कि किसका मॉलिक्यूलर वेट, यदि समान लेंथ का डीएनए और आरएनए का न्यूक्लियोटाइड है तो किसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा, तो आप क्या कहेंगे फिर उस समय, डीएनए या आरएनए? आरएनए। आरएनए क्यों उसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा, क्योंकि उसमें एक ऑक्सीजन ज्यादा है और समान लेंथ का है, समान बेस पेयर है, तो उस दौरान क्या होगा, आरएनए का मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा। तो ये तो बात होगी यहाँ पर डीएनए के कुछ इंट्रोडक्शन की। अब बात करते हैं हिस्ट्री की। हिस्ट्री की बात करते हैं। सबसे पहले 1864 के अंदर, 68 में, सॉरी 68 में फ्रेडरिक मिशर नाम के एक साइंटिस्ट थे,
फ्रेडरिक मिशर, इन्होंने सबसे पहले जो है इसको पस सेल के अंदर खोजा था। तो पस सेल के अंदर इन्होंने उसके केंद्रक में देखा था, और केंद्रक में देखने के कारण इन्होंने उसको क्या कहा था, न्यूक्लिन कहा था। ठीक है। उसके बाद 1889 में अल्टमान नाम के एक साइंटिस्ट आए। अल्टमान, इन्होंने इस न्यूक्लिन जो सब्सटेंस है, केंद्रक में पाया जाने वाला जो न्यूक्लिन सब्सटेंस है, उसकी जो प्रकृति है, उसकी प्रकृति के आधार पर उसको न्यूक्लिक एसिड कहा। ये जो था, ये क्या था, एसिडिक प्रकृति का था। तो इस वजह से इन्होंने इसको क्या कहा, न्यूक्लिक एसिड कहा। ठीक है। देखो सबसे पहले तो क्या हुआ, मिशर ने उसको पस जो सेल थी उनके केंद्रक में इसको खोजा था, और जब केंद्रक में खोजा उसके बाद इन्होंने देखा ये केंद्रक में पाई जाने वाली संरचना है, इसलिए इसको क्या कहा, न्यूक्लिन। और फिर इसके बाद अल्टमान आए, उन्होंने क्या इसकी प्रकृति देखी। प्रकृति देखने के बाद इन्होंने कहा कि यार ये तो एसिडिक प्रकृति का है, और एसिडिक प्रकृति के होने के कारण इसको इन्होंने न्यूक्लिक एसिड कहा। अब 1900 के अंदर हैमरस्टीन नाम के एक साइंटिस्ट आए। ये हैमरस्टीन जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने इसके जो डीएनए की जो शर्करा है उसके बारे में खोजा। इन्होंने कहा कि इसमें जो पाए जाने वाली शुगर है वो पेंटोज टाइप की है, यानी कि 5 कार्बन वाली इसमें शुगर पाई जाती है। ठीक है। हैमरस्टीन ने क्या कहा कि डीएनए के अंदर जो शुगर मिल रही है वो किस तरह की है, पेंटोज टाइप की है। देखो एक एक चीज की जानकारी मिल रही है अपन को। अब 1929 के अंदर लेविन नाम के साइंटिस्ट आए। ये जो लेविन नाम के साइंटिस्ट थे, इन्होंने इस पेंटोज शुगर का स्टडी की, और इन्होंने देखा कि इसमें जो पेंटोज शुगर मिल रही है वो किस तरह की मिल रही है, 2-डीऑक्सी राइबोज टाइप की इसमें शुगर मिल रही है, जो कि हमने यहाँ बात की थी। यानी कि इसमें दूसरे कार्बन पर जो शुगर थी का जो ऑक्सीजन थी वो नहीं थी। तो इन्होंने क्या कहा कि ये जो शुगर है ये किस तरह की है, 2-डीऑक्सी राइबोज शुगर है इसमें पाई जाने वाली। 1944 के अंदर 3 साइंटिस्ट थे, एवेरी, मैक्लियोड और मैकार्थी। इन तीनों साइंटिस्ट ने ये साबित किया कि जो डीएनए है वो एक जेनेटिक मटेरियल होता है। इन्होंने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया। इन्होंने न्यूमोनोकोकस, एक बैक्टीरिया होता है जो निमोनिया पैदा करता है। ठीक है। न्यूमोनोकोकस के 2 स्ट्रेन पाए जाते हैं, एक होता है वायरुलेंट और एक होता है नॉन वायरुलेंट। वायरुलेंट जो होता है इन्फेक्शियस होता है, यानी कि जो वायरुलेंट न्यूमोनोकोकस बैक्टीरिया है वही निमोनिया की बीमारी करता है, और जो नॉन वायरुलेंट है वो बीमारी नहीं करता है। तो ये तो रफ टाइप का होता है और ये स्मूथ टाइप का होता है। उन्होंने क्या है, माइस जो चूहों पर एक्सपेरिमेंट किया, और उन्होंने देखा कि रफ टाइप के जो या वायरुलेंट टाइप के जो निमोनोकोकस बैक्टीरिया थे उनके संपर्क में आने से जो नॉन वायरुलेंट थे वो वायरुलेंट में कन्वर्ट हो गए। तो उन्होंने ये देखा कि ये जो है इसका डीएनए का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। इस वजह से इन्होंने ये कहा कि डीएनए जो होता है वो क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। इसके बाद जो साइंटिस्ट आए 1950 के अंदर, वो थे चारगाफ।
चारगाफ ने कहा कि जो बेसेस होती हैं एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन और साइटोसिन, ये इनका रेशो इक्वल होता है। इक्वल का मतलब है कि ए जो है वो एडेनिन जो है थाइमिन के इक्विवेलेंट पाई जाती है और साइटोसिन जो होती है गुआनिन के इक्विवेलेंट पाई जाती है। यानी कि जितनी मात्रा में एडेनिन होगी उसके उतनी ही मात्रा में थाइमिन पाई जाएगी। एक समान लेंथ का जो, यदि हम एक लेंथ का डीएनए की स्टडी करते हैं तो जितनी मात्रा में एडेनिन होगी उतनी ही मात्रा में थाइमिन होगी और जितनी मात्रा में साइटोसिन होगी उतनी मात्रा में ग्वानिन होगी। उस समय इनको ये नहीं पता था कि जो है पेयरिंग एडेनिन के साथ थाइमिन की हो रही है और साइटोसिन की जो पेयरिंग है वो ग्वानिन के साथ हो रही है। ठीक है, एडेनिन में डबल बॉन्ड पाया जाता है और साइटोसिन और ग्वानिन के अंदर ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। या तो मैंने इक्वल लिखा है, लेकिन यदि बॉन्ड की बात करेंगे तो इसमें दोनों के बीच में ट्रिपल बॉन्ड मिलता है। तो चारगाफ, इसको चारगाफ रूल्स भी कहते हैं। ठीक है, तो इन्होंने क्या है कि बेसेज का जो रेशो था वो उसके ऊपर एक फॉर्मूला दिया था। इसके बाद आते हैं सबसे महत्वपूर्ण खोज, और फिर उसके बाद उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण खोज। 1952 के अंदर साइंटिस्ट थे फ्रैंकलिन लेडी थी ये, है ना, रोजलैंड फ्रैंकलिन। जिन्होंने डीएनए की क्रिस्टलोग्राफी की। ये केमिस्ट थी, डीएनए की इन्होंने डीएनए की क्रिस्टलोग्राफी की तो ये पाया, इन्होंने क्या स्टडी करने के बाद, डीएनए की क्रिस्टलोग्राफी करने के बाद कुछ जो है डेटा दिए। क्या क्या दिया उन्होंने कहा कि डीएनए जो होता है वो हेलिकल संरचना है। डीएनए पहला क्या उन्होंने दिया कि ये एक हेलिकल संरचना है, यानी कि एक कुंडलित संरचना है, एक कुंडलन के रूप में ये पाई जाती है। उन्होंने ये पहला डेटा दिया। दूसरा उन्होंने कहा कि जो डीएनए के बेस पेयर्स के बीच की दूरी होती है वो होती है 3.4 एंगस्ट्रॉम। दूसरा डेटा क्या कहा इन्होंने दिया कि जो दो बेस पेयर के बीच की दूरी होगी, जैसे क्या होगा, डीएनए जो होता है वो एक सीडी नुमा संरचना है, सीडी में जो पाए हैं वो क्या है, बेस पेयर के बीच में बॉन्ड्स हैं। ठीक है, तो वो जो उनके बीच की दूरी होती है उसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, वो 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। ये इन्होंने फ्रैंकलिन ने कहा था। तीसरा जो डेटा इन्होंने दिया वो था कि जो डीएनए हेलिक्स की जो डायमीटर है, यानी कि जो सीडी की चौड़ाई है वो है 20 एंगस्ट्रॉम। ये तीसरा डेटा इन्होंने दिया। लेकिन ये डेटा देने के बाद इन्होंने इसको एनालाइज नहीं किया, इसको मॉडल के रूप में जो प्रस्तुत किया था, हम जिसके बारे में सब जानते हैं। फ्रैंकलिन के बारे में बहुत कम लोग जानते होंगे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल है उसमें इनका योगदान बहुत ज्यादा था। उसको जो है, ये जो डेटा है इसको अप्लाई किया, वो किया था वॉटसन और क्रिक ने, जो हम पढ़ते हैं। वॉटसन और क्रिक ने क्या दिया था, डबल हेलिक्स मॉडल दिया था। ठीक है, इन्होंने क्या किया, यही इसी डेटा का इस्तेमाल कर लिया। फ्रैंकलिन का जो डेटा जो इन्होंने दिया था, फ्रैंकलिन ने उसी के डेटा को इस्तेमाल करके एक मॉडल दे दिया इन्होंने। ठीक है, उसको जो है एक मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया। फ्रैंकलिन ने तो बस ये कह दिया था कि इसमें ये हेलिकल संरचना होती है, इसमें ये चीज होती है, 3.4 एंगस्ट्रॉम का पर बेस पेयर गैप होता है, और इसके जो दोनों हेलिक्स के बीच की जो चौड़ाई होती है वो होती है 20 एंगस्ट्रॉम। लेकिन इसको जो है मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया था, वो किया था वॉटसन और क्रिक ने। उस समय जो है वॉटसन लगभग 25 साल के थे और क्रिक लगभग 40 साल के रहे होंगे। और 1962 के अंदर इसके आधार पर, इस मॉडल के आधार पर इनको नोबेल प्राइज मिला। लेकिन फ्रैंकलिन को उसके काम के लिए
ये जो डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल में जो कुछ योगदान था उसके लिए इनको नोबेल प्राइज नहीं मिला था। 1982 के अंदर इनको फिर केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज मिला था। इन्होंने इनका रिकमेंडेशन भी दिया था प्राइज मिलने के बाद। इन्होंने ये कहा भी था कि भाई फ्रैंकलिन को भी मिलना चाहिए इस काम के लिए नोबेल प्राइज। लेकिन जो नोबेल की जो कमेटी होती है उन्होंने इस बात को मतलब प्राइज देने के बाद नहीं मानते उसको, है ना। तो ये तो थी सारी हिस्ट्री कि डीएनए का जो डबल हेलिक्स मॉडल है वो किस प्रकार आया। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसका डबल हेलिक्स मॉडल। मैं इसका एक डायग्राम बना दूंगा और उसके बाद हम इसको स्टडी करेंगे। देखिए, तो ये हमने जो है डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल बनाया है। दोनों तरह से है, ये मॉलिक्यूलर मॉडल है, यानी कि इसमें जो है शुगर और बेस पेयर वो क्लियर नजर आ रहे हैं। ये जो है एक सिंपल मॉडल है। ठीक है, हम पहले इसकी बात कर लेते हैं। ये जो हम बात कर रहे थे डीएनए का जो डबल हेलिक्स मॉडल है वो कैसा है कि सीढ़ी नुमा है, डबल हेलिकल है। यानी कि एक जो नसेनी होती है, अपन छत पे चढ़ने के लिए नसेनी लगाते हैं ना, उस नसेनी को ले लो और उसको ट्विस्ट कर दो, और इतना ट्विस्ट करो कि 10 जो पाए हैं 1 2 3 जैसे चढ़ने के जो पाए होते हैं ना, वो 10 पाए पर एक पूरा सर्किल हो। जैसे इतना ट्विस्ट करेंगे कि 10 एक सर्किल होने में, एक सर्किल पूरा होने में 10 पाए आए, तो वो जो है बिल्कुल सेम डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल होगा। उसमें दोनों तरफ की जो रेलिंग्स होती हैं, ये और ये जो रेलिंग्स हैं, ये रेलिंग बनी हुई है शुगर की। ठीक है, ये जो है शुगर की बनी हुई है। कौन सी शुगर है यहाँ पर? डीऑक्सी राइबोस शुगर है डीएनए की। तो दोनों की दोनों जो रेलिंग बनी है वो शुगर से मिलकर बनी हुई है, और इसके बीच में जो पाए हैं, ठीक है, वो है बेसेस के बीच में पाए जाने वाले हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, यानी कि दोनों रेलिंग जो है आपस में बीच से जो है हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ी होंगी, और एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड से जुड़ा होता है। ये जो बॉन्ड होता है ये होता है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। ठीक है, रेलिंग का एक सिरा यदि 3' एंड होगा तो दूसरा जो होगा 5' एंड होगा। दूसरी रेलिंग का जो 5' एंड और इसका 3' एंड, ये वाला जो एंड होगा वो 3' एंड होगा। ठीक है, तो पहली चीज क्या होगी इस मॉडल की? इस मॉडल की पहली चीज है कि ये एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन है। यानी कि ये पॉली का मतलब होता है बहु, बहुत सारी, और न्यूक्लियोटाइड मतलब है, यहां पर न्यूक्लियोटाइड का मतलब है, मैं बता देता हूं, न्यूक्लियोटाइड ये होता है शुगर प्लस बेस प्लस फॉस्फोरिक एसिड, यानी कि फास्फेट। शुगर, बेस और फास्फेट, ये तीन मिलके जो है न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। और दूसरा होता है न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड में सिर्फ शुगर और प्लस बेस होगा। ठीक है, यदि फास्फोरिक एसिड नहीं जुड़ा हुआ है तो ये एक न्यूक्लियोसाइड है, और फास्फोरिक एसिड जुड़ते ही जो है ये एक न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। तो ये जो न्यूक्लियोटाइड की पॉली न्यूक्लियोटाइड की चेन है, यानी कि एक न्यूक्लियोटाइड 2 3 4 इस तरह से बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड एक साथ जुड़े हुए होंगे, तो ये क्या है, एक श्रृंखला का निर्माण करते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं पॉली न्यूक्लियोटाइड की चेन है। ठीक है, दूसरा इसका पॉइंट है, मैंने यहाँ पर पॉइंट वाइज लिख दिया है। दूसरा पॉइंट है एंटी पैरेलल होते हैं। दोनों जो स्ट्रैंड होंगे, ये जो स्ट्रैंड है ये इसके जस्ट उल्टा होगा, एंटी पैरेलल। पैरेलल का मतलब होता है साथ साथ चलना, लेकिन यदि एक इस दिशा में जा रहा है और दूसरा दूसरी दिशा में जा रहा है, लेकिन वो दोनों साथ हैं, तो ये क्या कहलाएंगे, एंटी पैरेलल। तो इसमें क्या होगा कि एक डैश जो होगा, एक एंड जो होगा वो 3' एंड होगा और दूसरा 5' एंड होगा। जस्ट इसके दूसरा जो है एंड वो 5' एंड होगा और 3' एंड होगा। ये 3' और 5' एंड क्या है ये भी समझने वाली बात है। यहाँ पर जब हम काउंटिंग कर रहे थे, हमने एक वो पढ़ा था
शुगर की जब स्ट्रक्चर पढ़ी थी अपन ने, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था जब, ठीक है। ये तो था पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, ये चौथा कार्बन और ये पांचवा कार्बन, ठीक है। जहां से बेस जुड़ रही है, बेस जहां से जुड़ रहा है, नाइट्रोजनस क्षार जहां से जुड़ रहे हैं, वो है पहला कार्बन। तो यहाँ पर क्या है, ये पहला कार्बन है, यहाँ पर ये क्या है, पहला कार्बन है। तो हम इसको काउंट करें जरा, 1 2 3 4, और ये वाला जो यहाँ पर चूंकि फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड बना रहा है, किसके साथ बनाता है, ये CH होता है यहाँ पर, ठीक है। तो उसके O के साथ फॉस्फेट का जो O है वो जुड़ता है, तो ये फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड इस तरह से बनता है। तो ये जो ये होता है 5 वाला हिस्सा होता है। अब इसका जो ये हिस्सा लूज वाला है वो कौन सा कार्बन है, तीसरा। तो इसको क्या बोलेंगे, 3' एंड। इसका जो फ्री एंड है, दूसरी तरफ का जो फ्री एंड है वो कौन सा है, पांचवा। कैसे, 1 2 3 4 और 5। तो ये तो इस तरह हो गया इसका 3' एंड, ये इसका हो गया 5' एंड। इसका जस्ट उल्टा होता है दूसरा स्टैंड, क्यों, क्योंकि ये एंटी पैरेलल होते हैं। तो इसके हम यहाँ पर भी, ये जो है देखो, इसमें शुगर इस दिशा में बनाई हुई है और इसमें शुगर मैंने इस दिशा में बनाई हुई है, ठीक है। ये जो है इस तरफ रन कर रहा है और ये जो है इस तरफ रन कर रहा है, ठीक है। तो यहां पर यदि काउंट करेंगे हम, तो ये है फर्स्ट सेकंड और ये पर थर्ड, फोर्थ और यहां पर होता है फिफ्थ, ठीक है। इसी तरह से 1 2 3 4 और 5। तो ये तो इसका ये वाला जो होगा 5' एंड होगा और ये जो हिस्सा होगा ये इसका 3' एंड होगा, ठीक है। तो हमने इसी तरह से दिखाया इसको, 5' एंड, ये घूम के ये 3' एंड पर एंड होगा, ये 3' एंड, ये 5' पे होगा, ठीक है। तो इसलिए ये क्या होंगे, एंटी पैरेलल कहलाएंगे, ठीक है। इसके बाद तीसरा पॉइंट आता है हाइड्रोजन बॉन्ड। जो बेस है नाइट्रोजनस क्षार है, यहाँ पर एडेनिन थाइमिन के साथ पेयर करती है और दोनों के बीच जो बनने वाला बॉन्ड होता है वो होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। ये जो बॉन्ड होगा, ये वाला जो बॉन्ड होगा, ये कौन सा होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। थाइमिन और एडेनिन के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे, साइटोसिन और गुआनिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो दोनों के बीच में जो रेलिंग जो है पाए, जिसके रेलिंग के पाए, जो सीढ़ियों के जो पाए हैं वो किससे बनेंगे, वो बनेंगे हमारे हाइड्रोजन बॉन्ड से। अब बात करते हैं नाइट्रोजनस बेस की। नाइट्रोजनस बेस की बात करते हैं, 2 तरह की बेस होती है इसमें, एक होती है प्यूरिन, दूसरी होती है पैरामिडिन। प्यूरिन जो होंगी वो 2 रिंग्ड होती हैं, यानी कि 2 छल्ले इसमें पाए जाएंगे। कौन कौन सी होंगी, ये एडेनिन और गुआनिन जो होगी प्यूरिन होगी, और पैरामिडिन जो होगी वो सिंगल रिंग्ड होगी, थाइमिन और साइटोसिन, ठीक है। एडेनिन थाइमिन के साथ डबल बॉन्ड बनाती है और साइटोसिन जो है गुआनिन के साथ जो है ट्रिपल बॉन्ड बनाती है। अब ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, यानी कि यदि ए इस तरफ है तो दूसरी तरफ 100% थाइमिन वाला ही होना चाहिए, नहीं तो ये जो है पेयरिंग नहीं करेगा। तो ये जो क्या कहते हैं इसको, इस पेयरिंग को कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री, एक दूसरे के पूरक होते हैं। यानी कि हमेशा एडेनिन थाइमिन के साथ पेयर करेगी और साइटोसिन गुआनिन के साथ पेयर करेगी। अब बात करते हैं टर्न्स की। मैं बताया जैसे एक पूरे चक्कर लगाने में, एक रेलिंग को पूरा घूमने में 10 न्यूक्लियोटाइड की आवश्यकता होती है, यानी कि 10 न्यूक्लियोटाइड पर एक पूरा जो है चक्कर लगेगा। इसका मतलब जो है ये क्या होंगे, हर एक पाया एक एंगल लिए हुए होगा। जैसे ये इस तरह से नहीं होंगे, जैसे अपनी सीढ़ी तो सीधी होती है, लेकिन मैंने कहा था पहली बार में कि इसको थोड़ा घुमा दो आप, तभी वो डीएनए की शक्ल लेगी। तो हमने क्या करा, उसको थोड़ा घुमा दिया। कितना घुमाया कि 10 बेस पेयर बाद वो पूरा एक चक्कर लगाया। तो ये 10 पेयर बाद 360 डिग्री का पूरा एक चक्र लगाएगी। तो इसका मतलब 2 बेस पेयर के बीच में एंगल कितना होगा, 36 डिग्री का, ठीक है। अगला वाला इधर होगा, उससे अगले वाला इधर होगा, इस तरह से
पूरा चक्कर लगाने में जो है 360 डिग्री घूमने में ये 10 न्यूक्लियोटाइड का इस्तेमाल होता है। तो ये जो डीएनए है ये बी डीएनए, ध्यान रखना बी डीएनए में होता है। हम जो टाइप्स पढ़ेंगे ए बी और जेड डीएनए, सी बी, ए बी सी और जेड डीएनए, उसमें अलग अलग जो है डिग्री का एंगल होता है। तो अच्छा, दोनों के बीच में हमने बात कर ही ली थी, फ्रैंकलिन ने बता ही दिया था कि दोनों जो है बेस पेयर के बीच में, दो न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में, इसके बीच में जो गैप होता है वो कितना होगा, 3.4 एंगस्ट्रॉम। और इसी तरह से एक पूरा चक्कर करने में कितना एंगस्ट्रॉम होगा, यानी कि पूरा 10 न्यूक्लियोटाइड की बात करते हैं तो वो कितने एंगस्ट्रॉम लेंथ के होंगे, वो हो गए 34 एंगस्ट्रॉम के। सिंपल सा है, कहने का ये मतलब है कि दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में 3.4 एंगस्ट्रॉम का गैप होता है और पूरा एक चक्कर लगाने में 10 न्यूक्लियोटाइड लगते हैं। तो इसका मतलब एक पूरा चक्कर लगाने में कितना एंगस्ट्रॉम की लेंथ लेगा, सीधी सी बात है 34 एंगस्ट्रॉम की। तो ये एक सिंपल जो है डीएनए डबल हेलिक्स का मॉडल था, वॉटसन और क्रिक द्वारा दिया गया था, जिसको हमने आज दोबारा देखा है, रिक्रिएट किया है। मेरे हिसाब से आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आप जो है इसको अच्छे से एक बार पढ़ लेते हैं तो ये पॉइंट्स के आधार पर आप एक्सप्लेन कर सकते हैं इजीली। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।